ये कहानी है सिद्धांत कर श्रव्य की। श्रव्य जो अपनी मां के मौत के बाद अपनी बुआ के साथ ही रहती थी। श्रव्य के साथ अतीत में कुछ ऐसे हादसे हुए जिनकी वजह से वो अपने पिता से बेहद नफरत करती थी, इसलिए मां की मौत के बाद वो 8 साल की उम्र से ही अपनी बुआ के साथ रहती कि उनको ही बुआ मां कहती थी। उसकी बुआ मां के साथ भी जीवन के बुरे अनुभव की वजह से वो कभी अपना घर नहीं बसाती और श्रव्या को ही अपनी बेटी मानकर उसको पाला। वो एक कॉलेज के हॉस्टल में वार्डन भी थी और प्रोफेसर भी थी, साथ ही श्रव्या भी उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। दूसरी तरफ सिद्धांत जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसके अतीत में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से वो श्रव्या और उसकी फैमिली से बेहद नफरत करता है। सिद्धांत अपनी बड़ी मां को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उनके अलावा वो किसी को कुछ नहीं मानता। सिद्धांत के गुस्से की तो पूछो ही मत, हालातों ने उसे ऐसा गुस्सैल बना दिया कि उसके गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं बोलता। दूसरी ओर श्रव्या जो कभी उसकी जान हुआ करती थी और श्रव्या को हुकूमत उसके दिल पे चलती थी, जिसकी वजह से वो श्रव्या के आगे चुप ही रहता था, वो कभी श्रव्या को नाराज नहीं करता था। तो क्या हुआ इन प्यार करने वालों के साथ जिसकी वजह से ये दोनों एक दूजे से इतनी नफरत करने लगे, जानने के लिए शुरू करते हैं कहानी। श्रव्या घर आकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नज़र के आगे सिद्धांत का विधि का सीन बार बार घूम रहा था। उनसे ध्यान डाइवर्ट होते ही उसे सिद्धांत की कही हुई बात याद आ गई। सिद्धांत की बातों से आहत होकर वो खुद से बोली, सोचा न था तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। कितना अच्छा नाटक कर लेते हो तुम सिद्धांत ओबराय। सब अच्छे से समझ आ गया सिद्धांत ओबरॉय, तुमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा था और मतलब खत्म होते ही कैसे तुमने एक झटके में उस रूढ़ते को तोड़ दिया जो रिश्ता कभी तुम्हारी जान हुआ करता था। तुमने सच कहा था, तुम्हें प्यार तो कभी था ही नहीं, तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे थे। सच ही कहा था, तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके आगे सारे रिश्ते नाते पीछे है। क्यों खेला ये खेल तुमने, क्यों ये झूठा रिश्ता जोड़ा, क्यों सिद्धांत। ऐसा कहते कहते श्रव्या की आंखों से आंसू बहने लगी। तभी उसके गेट पे किसी ने दस्तक दी। उसने पूर्ति से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर गेट खोला। अरे बुआ माँ, आप इतनी जल्दी आ गई, अभी तो आपको आने में देर थी ना, श्रव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जल्दी आ गई क्योंकि आज मुझे मेरी बेटी की बहुत याद रही थी, इसलिए। वैष्णवी जी ने मुस्कुराकर कहा तो श्रव्या मुस्कुराकर बोली, अच्छा है चलो, मैं भी बोर हो रही थी, अब आपके साथ बैठकर बातें करूंगी, फिर कल से मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। टाइम नहीं मिलेगा मतलब? तेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए उसने शर्त रखी है, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट चाहिए तो वहाँ काम करना ही होगा, तभी वो अपनी कंपनी से वो सर्टिफिकेट देगा। श्रव्या ने नजरें दूर करके कहा। ओ तो अब तुझे उसके साथ काम करना होगा। ... कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी शर्त के आगे झुकने से बेटर है मैं ये 6 महीने की इंटर्नशिप करके अपने फ्यूचर की सोचूं, वैसे भी जितना रोना था रो ली, अब सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस। 6 महीने के बाद मैं मेरी एजुकेशन के हिसाब से बेस्ट जगह काम करके एक अच्छी जगह चली जाऊंगी। श्रव्या ने अपनी बात कही और फिर मुस्कुरा कर बोली, छोड़ो ना बुआ माँ, वो सब बाद की बात, अभी खाना खाते हैं। वैष्णवी जी मुस्कुराकर आराम से बोली, ठीक है मैं चेंज करके आई। वैष्णवी जी अपने रूम में आकर थोड़ी देर पहले का सोचने लगी। 1 घंटे पहले वैष्णवी जी कॉलेज में थी, वो अपनी क्लास दे के आ रही थी, तभी उनके फ़ोन में किसी का फ़ोन आया। फ़ोन की स्क्रीन सिद्धांत का नाम देखकर ही समझ गई कि जरूर कोई जरूरी बात है। उन्होंने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, क्या चल रहा है आंटी उसके दिमाग में अब? पता नहीं, मुझे तो ज़्यादा बता नहीं रही थी, बस इतना कहा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास लेके आगे का सोचेगी, पता नहीं क्या करना चाहती है। वैष्णवी जी ने कहा। सिद्धांत आराम से बोला, फिर थोड़ी देर रुक कर बोला,
आप घर जाइए, उसे आपकी जरूरत होगी। इतना कह के बिना हाँ या ना सुने फोन काट दिया। वैष्णवी जी मन ही मन बोली, अजीब विडंबना है, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। तकलीफ सहना पसंद है पर झुकना नहीं। वैष्णवी जी श्रव्या के साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाने के बाद श्रव्या अपने रूम में आ गई और कल के लिए अपना सामान जमाने लगी। सामान रखते रखते वो अतीत की यादों में खो गई। निकल जाओ मेरे घर से, धोखेबाज लोगों के लिए न मेरे दिल में ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है। नफरत करता हूँ तुमसे, अभी के अभी घर छोड़ के चली जाओ और वापस मुड़कर मत देखना। आई जस्ट हेट यू पाउटिंग। तुम भी अपने बाप की तरह ही निकली। तुम्हारा बाप चीफ है, धोखेबाज है, और तुम भी चीफ हो। तुम धोखेबाज हो। तुम नहीं। चुप करो सिद्धांत प्लीज। श्रव्या ने रोते हुए अपने कानों पे हाथ रख लिया। उसने काफी देर तक अपने कानों को दबा कर रखा। जब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने आंखें खोलकर देखा। खुद को वर्तमान में पकड़ श्रव्या दर्द और व्यंग के मिले जुले भावों से मुस्कुरा उठी। श्रव्या दर्द से बोली, धोखेबाज तो तुम हो सिद्धांत, जिसने मेरे साथ गलत किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मेरा यूज करने के लिए मुझे अपना बनाया और फिर एक झटके में उठाकर फेंक दिया। नफरत करती हूँ तुमसे, सिर्फ नफरत, और आज के बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। दूसरी तरफ ओब्रॉय बंगले में अपने रूम के अंदर खिड़की के पास खड़ा सिद्धांत बाहर देखते हुए बोला, कितना आसान था ना तुम्हारे लिए रिश्ता तोड़कर जाना और उसके बाद मुझे और मेरे घर वालों को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी सीमा तान कर मुझसे अपने फायदे के लिए मिलने आ गई और काम करने को भी राजी हो गई। सच में श्रव्या, कितनी शातिर लड़की को तुम। नफरत करता हूँ मैं तुम्हारे इस रूप से, और मेरी इस नफरत की आग में जलने के लिए तुम खुद वापस मेरे पास आओ हो। अब हर दिन तुमको वो दर्द मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तुमको तुम्हारे किए का सूद सहित हिसाब होगा। तैयार रही श्रव्य, तुमको अब असली सिद्धांत से सामना होगा। अभी तक पड़ा था, अब उससे आगे। श्रव्य जो सिद्धांत की शकल भी नहीं देखना चाहती थी, पर मजबूरी बस उसकी सिद्धार्थ की शर्त मानकर उसके साथ काम करने को राजी हो जाती है। असल में दोनों ही एक दूजे से नफरत करते हैं, पर सच में ये नफरत है या प्यार, ये तो आप लोग ही पढ़कर बताना। दोनों नफरत के चोला पहनकर रहते हैं, पर न चाहते हुए भी एक दूजे के करीब ही रहते हैं। दरअसल सिद्धार्थ और श्रव्या दोनों के अतीत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत जो जोड़ा कभी एक दूजे की जीने की वजह हुआ करता था, वही प्रेमी जोड़ा आज एक दूजे की शकल से भी नफरत करने लगे हैं। श्रव्य जो गलत न होकर भी सिद्धार्थ की शर्त को मानती हैं ताकि आगे जाकर वो अपने एम को पा सकें। दूसरी ओर सिद्धार्थ उससे बदला लेने के लिए उसे अपनी ऑफिस में काम करने को मजबूर करता है। सिद्धार्थ और श्रव्य अपनी नफरत में अंधे हो चुके थे। वहीं सिद्धार्थ की फैमिली और श्रव्य की बुआ माँ, दोनों ही लोग इन दिनों को साथ देखना चाहते हैं, पर दोनों अपनी नफरत के आगे झुकने वाले नहीं। वही कोई और भी है जो सिद्धार्थ और श्रव्य दोनों को कभी एक होते हुए नहीं देख सकता, और जिसके आगे सिद्धार्थ भी नतमस्तक हो जाता है। सिद्धार्थ अपनी नफरत में हर वो का करेगा जिससे श्रव्य को तकलीफ हो, और उसके परे उससे हद पार मोहब्बत भी करेगा, पर मानेगा नहीं। दर्द भी देगा और प्यार का मरहम भी लगाएगा। दोनों का प्यार और रोमांस भी हद पार होगा। प्यार में हदें पार होंगी, रोमांस की सीमाएं पार होंगी, और नफरत का तड़का भी होगा। जुनून भरा रोमांस और नफरत दोनों ही होंगे। दोनों प्रेमी जोड़े पास आते आते भी दूर हो जाएंगे, पर फिर भी दोनों का जुनूनी रोमांस और प्यार की सीमाएं तोड़ने वाला रोमांस कम नहीं होगा। प्यार में कई रुकावटों के बीच भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं होगा। तो चलिए इनके प्यार की सीमाएं तोड़ने वाले रोमांस को पढ़ने के लिए और जानते हैं, जो जोड़ा कभी एक दूजे की जान हुआ करता था, आज क्यों ऐसे हालात क्यों बने कि दोनों ही एक दूजे से नफरत करने लगे हैं। और क्या समझौता हुआ था दोनों के बीच, आखिरी क्या है सच, इनके रिश्ते का कर क्या छुपा हुआ है, अतीत के गर्त में जानने के लिए कहानी पे आते हैं।
श्रव्या अभी अपनी कॉलेज फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर को देंगी, लेकिन उससे पहले उसे अपना इंटर्नशिप वाला सर्टिफिकेट भी कॉलेज में जमा करना होगा। उसी सर्टिफिकेट के बेस पर ही श्रव्या को अपनी डिग्री मिलेगी और अपने आगे के भविष्य की सोचेगी। तो श्रव्या अपने करियर के लिए और कुछ छुपे हुए राज के मजबूरी बस वो सिद्धार्थ के साथ नौकरी करने को तैयार हो जाती है। श्रव्या का आज ऑफिस में पहला दिन था, तो जैसा कि उसे आदेश था वो फिक्स टाइम से ऑफिस पहुंच गई थी। उसने आज वाइट कलर का जीन्स और पिंक कलर का टॉप पहना हुआ तब जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। 20 साल की श्रव्या अपनी खूबसूरती को कभी देखती ही नहीं और वो बस अपने काम से काम रखती। वो जल्दी से ऑफिस में आई और वह से सिद्धार्थ के केबिन के बाहर आकर वो सेक्रेटरी से कुछ पूछने लगी, जिस पर उसकी सेक्रेटरी ने बोला आप अंदर जाकर सिद्धार्थ सर से ही बात करिए, वही आपको आपका काम समझाएंगे। श्रव्या ओक बोलकर कर सिद्धार्थ की केबिन के गेट को खोलने से पहले नॉक करती है, जिस पर सिद्धार्थ उसे अंदर आने की कहता है। श्रव्या अंदर आकर बिना कोई ग्रीट किए सीना तानकर बोली, तो मिस्टर ओबरॉय मेरा काम क्या है मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं। सिद्धार्थ ने श्रव्या को तीखी नजरों से देखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र उसके क्रॉप टॉप से बाहर झांकते पेट पे पड़ी तो वो गुस्से से भर उठा और अपनी चेयर से उठा और गुस्से से चेहरा बिल्कुल डार्क करके उसके करीब आया और उसके हाथ को पकड़कर दीवार से टिका दिया और अपनी काली गहरी आंखों से देखकर बोला, क्या यहाँ तुम मुझे सिड्यूस करने आई हो इस तरह के कपड़े पहनकर, या फिर मुझे प्रवोक कर रही हो? यहाँ काम कमरे की परमिशन मिली है तुमको मुझे सिड्यूस करने की नहीं, समझी? ये कहते कहते सिद्धार्थ की पकड़ उसकी बाजुओं पे कस गई और गुस्से से दांत पीसने लगा। उसके पकड़ने से नाजुक का श्रव्य की कलाइयों में दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़प कर बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? दर्द ही रहा है मुझे। सिद्धार्थ ने श्रव्य की बात पे और तेज उसकी बाजुओं को पकड़कर उसकी दोनों बाजुओं को उसकी पीठ की तरफ मोड़कर उसके चेहरे के पास चेहरा लाकर बोला, दर्द तुमको भी होता है क्या? दर्द तुम तो खुद दर्द देना जानती हो, और अगर सच में तुमको दर्द हो भी रहा है तो ये दर्द अब तुमको हर दिन हर पल मिलेगा। अब आदत डाल लो अपनी, क्योंकि तुम्हारे किए का इनाम तुमको अब हर दिन मिलेगा। ये सब वर्ड बोलते बोलते सिद्धार्थ के चेहरे के असीम गुस्से के भाव थे। उसका बस चलता तो वो श्रव्य को इतना दर्द देता कि फिर कभी श्रव्य वो न करे जो उसने अतीत में किया। सिद्धार्थ की पकड़ से श्रव्या को असहनीय दर्द होने लगा। उसकी बाजुओं पे लाल निशान बन गए थे। दर्द के मारे श्रव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होती दर्द से कांपने लगे। वो दर्द से तड़पने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज सीड लीव मी, रश्ड फेस क्राइंग। श्रव्या का इतना कहना था कि सिद्धार्थ ने उसके गिरते हुए आंसुओं को देखा और उसे छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ श्रव्य से पीठ करके दूर खड़ा था। काफी देर तक वो चुप रहा। श्रव्य भी अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। श्रव्य वहां से कुछ भी कह के बाहर जाने को हुई, तभी सिद्धार्थ अपनी टॉक्सिक वॉयस में बोला, ये मेरा ऑफिस है तो यहाँ अपनी ये ड्रेस पहनकर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ साड़ी ही पहनकर आया करना। सिद्धार्थ की बात ले श्रव्य गुस्से से बोली, क्या कमी है इस ड्रेस में? और फिर साड़ी कोई तुम्हारी ऑफिस का कोई ड्रेस कोड तो है नहीं जो तुम मुझे आदेश दे रहे हो। और अगर ड्रेस कोड ही है तो सब लड़कियों को बोलो ऑफिस में साड़ी पहनकर आने के लिए। मेरे लिए अकेले के लिए ये स्पेशल रूल बनाने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ अब तो बुरी तरह चीड़ गया था। श्रव्या की बातों से वो बुरी तरह बिफरते हुए गुस्से में बोला, तुमसे जितना कहा जाए वो करो, यहाँ अपना दिमाग या अपनी सलाह देने की जरूरत नहीं। और सबके लिए नहीं, स्पेशल तुम्हारे लिए ये मेरा ऑर्डर है कि तुम साड़ी ही पहनकर आया करोगी ऑफिस। श्रव्या भी उतनी ही अकड़ और गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? मेरी जो मर्जी होगी वो पहनूंगी। मैं बॉस हूँ तुम्हारा और तुम वो ही पहन कर ऑफिस आओगी जो मैं तुमको पहन कर आने को कहूँगा।
और दोबारा इस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस आई तो तुम्हारी 2 दिन की इंटर्नशिप बढ़ा दी जाएगी। और मेरे ऑर्डर को न मानने की गलती की तो न तुमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे और न ही तुम्हारी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो बेहतर होगा तुम मुझसे बहस करने की बजाय वापस घर जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ और उसके बाद काम करना। सिद्धार्थ पूरी अकड़ के साथ बोला और वह से जाने लगा। श्रव्य, जो अब चाह कर भी सिद्धार्थ से बहस नहीं कर सकती थी, वो अपनी आवाज को धीमा करके बोली, क्या मैं कल से साड़ी कैरी करूं? आज मुझे मेरा काम बता दिया जाए, मैं जाकर वापस आऊंगी, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या मैं? वो मरी हुई आवाज में बोली। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा और बिना किसी भाव के बोला, मिस सोफी से जाकर अपने काम की सारी डिटेल ले लो, उसके बाद मुझे मिलो। सिद्धार्थ अपना आदेश कर अपना गुस्सा निकाली कर जा चुका था और श्रव्य मन ही मन सिद्धार्थ को कोसने के बाद मिस सोफी से मिलकर अपनी काम की सारी जानकारी ली। मिस सोफी ने बताया कि सिद्धार्थ ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के पद के लिए हायर किया है, तो इस हिसाब से अब से उसे पूरे टाइम सिद्धार्थ के साथ ही रहना होगा और उसके काम की सारी जानकारी रखनी होगी और उसके सभी कामों को देखना होगा। श्रव्य सोफी की बात सुनकर मन ही मन बोली, ये इंसान मुझे दर्द देने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ वो मुझे अपने साथ क्यों रख रहा है। कोई नहीं, मैं अब अपने काम को करके ये से चली जाऊंगी। वो ऐसा विचार करते करते सिद्धार्थ के केबिन में चली गई। श्रव्य पूरे एटीट्यूड के साथ आकर बोली, मेरा काम मुझे बता दिया गया है, तो क्या अब मुझे आगे की जानकारी के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन डायरी मिलेगी जिससे मैं सारी जानकारी रख सकूं? रिदम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखों को घुमाकर बिना उसको देखे बोला, तुमको मेरी डिटेल डायरी मिल जाएगी, उससे पहले तुम मेरे लंदन वाली क्लाइंट की कुछ फाइल है जो स्टोर रूम में है, जाकर उनको लेके आओ। उनको डिटेल चाहिए मुझे, और उन सारी फाइल को मुझे ऑफिस बंद होने से कह के मेरी टेबल पे देखना है। लंदन का नाम सिद्धांत की जुबान पे आते ही श्रव्य कहीं खोसी गई। अचानक ही उसकी आंखों के आगे वो सीन घूम गया। श्रव्य सिद्धांत के एक दूजे की बाहों में बाहें डाले हुए डांस कर रहे हैं। श्रव्य ने आज रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही है। सिद्धांत बात करते करते बोलता है, लगता है आज तो लंदन के सारे लोगों के दिलों से बिजली गिरने वाली है। श्रव्य सिद्धांत की बात पे मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। सिद्धांत श्रव्य थोड़ी देर वो खड़े होकर डांस करते हैं। श्रव्य और सिद्धांत दोनों डांस करते करते भी काफी पास थे। डांस करने के बाद वो दोनों पास में खड़े हो जाते हैं जहां सिद्धांत अपने साथ के कुछ लोगों से बात करता है। बात करते करते भी सिद्धांत श्रव्य का हाथ थामे रहता है। सिद्धांत का पूरा ध्यान इस टाइम अपने दोस्तों से बात करने में था। श्रव्य को वहां खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर ही अंदर खुद से बोलती है, मैं यहाँ आई ही क्यों जब इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, तो उसे हर जगह अपनी बिजनेस की ही बातें करनी होती है, तो मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से। ऐसा वो मन में ही सोच रही थी, तभी कुछ आवाज उसके कानों में पड़ी। Hey beautiful lady, looking so pretty and hot. In this red dress you looking red hot chilly. और इतना कहते ही वो इंसान सामने वाले को देखती है। ये रॉबर्ट था, जो सिद्धांत का नॉर्मल दोस्त था। वो श्रव्य की खूबसूरती को अपनी ललचाई नजरें देखकर बोला। श्रव्य उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। वो सामने सिद्धांत को देखती है जो चुपचाप खड़ा सामने वाले को देख रहा। उसके चेहरे पे इस टाइम कली भाव नहीं थे। रॉबर्ट फिर से बोला, ये ब्यूटीफुल लेडी कैन भी डांस विद एच अदर। श्रव्या के ना करने से पहले ही रॉबर्ट श्रव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ डीजे फ्लोर ले जाता है। श्रव्या न चाहते हुए भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। रॉबर्ट के हाथ श्रव्य की कमर पे थे। हालांकि रॉबर्ट कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो बहुत ही आदर के साथ डांस कर रहा था। फिर भी श्रव्य को अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर से परेशान होकर जल्दी में डीजे फ्लो से उतरकर उस पार्टी हॉल से निकलकर बाहर चली जाती है।
वो बहुत जल्दी में वहां से जाती है। उसका जाता देख सिद्धांत भी उसके पीछे आता है। श्रव्या एक बेंच के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह रहे होते हैं, पर सिद्धांत को आया देख वो अपने आंसू पोंछ लेती है। सिद्धांत उसके पीछे आकर बहुत ही आदर और अपनेपन से बोला, तुम ठीक हो? श्रव्या अपनी भारी आंखों से उसको देखती है और बोली, मुझे घर जाना है, घर चलो। सिद्धांत ने बहुत आराम से कहा, क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? रॉबर्ट ने डांस करते टाइम कुछ कहा? श्रव्या रोते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घर जाना है, चलो घर, नहीं तो मुझे अकेले जाना है। सिद्धांत उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन होकर बोला, ठीक है। और इतना कह के रोती हुई श्रव्या को देख, उसकी आंखों में आंसू देख सिद्धांत को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर अभी वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप उसे लेके घर आ गया था। श्रव्या घर आकर सीधा भागकर अपने रूम में आ गई थी। श्रव्या को इस तरह भागता देख सिद्धांत उसके पीछे गया और पीछे से ही उसके करीब आकर उसको अपने आलिंगन में भरकर बोला, क्या हुआ है, अब तो बताओ। श्रव्या दुखी होकर बोली, तुमको अभी भी समझ नहीं आया सीड? तुम अभी भी चीजों से अनजान बनकर मुझसे पूछ रहे हो? आखिर और लोगों को मेरी तारीफ करना आता हुआ और लोगों को मेरे साथ डांस करना भी सही है, और तुम खुद आखिर किस लिए लेके आए हो तुम मुझे मेरी बुआ माँ के यहाँ से? सिर्फ एक सोफिस के लिए जिसे सजा कर रख दो, जिसको और लोग देखकर तारीफ कर सके और लोग उसको छू सके और लोगों उसे नज़र भर के देख सके। और तुम खुद, तुम तो सिर्फ ये सब नज़ारा खड़े होकर देखते रहना, तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? तुम जब प्यार ही नहीं है तो क्यों मुझे लेके आए? क्यों मुझे रखा हुआ है अपने साथ? क्यों सीड? तुम्हारे मकसद के लिए तो मैं बिना यहाँ आए भी मदद कर देती, फिर मुझे क्यों ले आए अपने साथ इंडिया से यहाँ? श्रव्या के गुस्सा और दुख को सिद्धांत अच्छे से समझ रहा था। वो धीरे से उसके और करीब आया और उसके कान के पास आकर बेहद आकर्षक आवाज में बोला, आई लव यू जान दिल। फिर श्रव्या के आगे आकर उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर बोला, आई लव यू सो मच मेरी जान। और रही बात मकसद की, हाँ वो भी जरूरी है, पर तुम भी उतनी ही जरूरी है। और मैं अभी इसलिए तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आता, मैं नहीं चाहता मुझसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारा दिल दुख जाए। तुम अभी मेरे आगे छोटी भी बहुत, अभी तुमने 19 पूरे किए हैं, अभी थोड़ा टाइम और उसके बाद हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी कदर नहीं या फिर तुमसे प्यार नहीं। और किसी और को देखने और छूने की इजाजत दूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरे लिए तुम क्या हो ये मैं बता नहीं सकता, मैं कैसे खुद को तुम्हारे करीब आने से रोकता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी तारीफ न करने की भी वजह है, अगर गौर से देख लिया तो कहीं कोई गलती न कर बैठूं, इसलिए नजरें फेर लेता हूँ। इतना कहते कहते वो श्रव्य के करीब आया और उसके माथे पे प्यार से छूकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में कसे हुए ही बोला, रोया मत कर जान मेरी, तेरे आंसू निकलते हैं तो मेरी जान निकलती है, तुझे दुखी नहीं देख सकता। श्रव्य अपने ख्यालों में ही थी। उसका ध्यान सोफी की आवाज से टूटा जब सोफी ने उससे कहा कि श्रव्य मेम, सिद्धांत सर लंदन के क्लाइंट की फाइल अपने टॉप फ्लोर वाले केबिन में मंगा रहे हैं। श्रव्य होश में आते हुए बोली, जी मैं अभी लेके आई, और वहां से बेसमेंट की तरफ जाते हुए मन ही मन बोली, कितने बड़े झूठे हो सिद्धांत तुम, कितनी आसानी से मुझसे झूठ बोल देते थे, कैसे मुझे अपनी बातों में उलझा दिया था उस दिन लंदन में। अरे तुम्हारा मेन फोकस तो बस तुम्हारे एम पर था, तुमको मेरे जरिए अपना मकसद पूरा करना था, और जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ दिया। आई जस्ट हेट यू सिद्धांत ओबरॉय पाउटिंग रश्ड फेस, और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट मिलने के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी जहाँ से तुम्हारी ये झूठी दुनिया मुझे कहीं दिखाई न दे। श्रव्य सब याद करते करते बेसमेंट में खड़ी खड़ी रोने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पियान आकर बोला,
मैम जल्दी कीजिए, सर ने 2 बार फोन किया है। श्रव्य आंसू पोंछकर फीका मुस्कुरा कर बोली, जी बस जाती हूँ। श्रव्य ने पुरानी फाइल में से जैसे तैसे करके वो फाइल निकाली और भागते हुए वो लिफ्ट की ओर गई, और जैसे ही लिफ्ट की ओर गई उसको लिफ्ट का बटन दबाने से पहले ही वहां बैठा गार्ड बोला, मैम ये लिफ्ट कुछ खराब है तो आप सीढ़ियों से जाओ। सीढ़ियों का नाम सुनकर श्रव्य आश्चर्य से बोली, क्या? फिर हिम्मत करके वो सीढ़ियों की ओर गई। वो धीरे धीरे चढ़ते हुए 400 सीढ़ी चढ़कर वो सिद्धांत की केबिन के पास जाकर बहुत ही महीन और पतली आवाज में, मरी हुई आवाज में बोली, सर आपकी फाइल। वो फाइल देते टाइम बहुत खौफ रही थी, उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थी। सिद्धांत ने उसको देखा तो एक बार को तो उसको देखकर दर्द से तड़प उठा, फिर अगले ही पल अपने जज्बातों को पीछे छोड़कर आवाज कड़क करके बोला, सामने रख दो और जा सकती हो, और जाते जाते गेट बंद करके जाना। सिद्धांत ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू करके बोला, क्योंकि वो थोड़ी देर और उसको देखता तो उसकी हालत देखकर वो भागकर उसे गले लगा लेता। श्रव्य ने जैसे ही जाने के लिए अपने पैर पीछे की तरफ किए, उसे अचानक से कुछ भी दिखता बंद हो गया था। उसकी सांस दबी हुई सी उसको महसूस हुई। थोड़ी ही देर में आसपास में सब घूमता हुआ दिखने लगा। सिद्धांत राज की बात को सुनकर बहुत तेज गुस्से से बोला, नहीं कोई बात नहीं आएगा, वो अजित आया है न जेल से बाहर, उसको भी बहुत जल्द वापस जाना होगा, मैं किसी को भी वापस नहीं आने दूंगा। इस अजीत की वजह से बहुत परेशान हो लिए, पर अब नहीं, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहके सिद्धांत ने फोन निकाला और किसी को फोन करके बोला, उस अजीत की कंपनी के जिसके साथ भी टाई अप है उन लोगों को दुगनी रकम देके अपने साथ करो, और उसके सारे प्रोजेक्ट हमारे पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस अजीत के साथ ऐसा करना को वो रोड ले आ जाए, उसके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और इसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग खुद इसको जेल भेजे, ऐसा इंतजाम करो। फोन के दूसरी ओर उसका मैनेजर विशाल था, जो सारी डिटेल रखता था कंपनी की, और सबसे बड़ा हैकर भी था, जो किसी भी चीज के डेटा को हैक करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। विशाल ने सिद्धांत का आदेश सुना और अपने का पे लगा गया था। दूसरी तरफ श्रव्य अपना काम ऑफिस में कर रही थी। वो पूरे मन से कर रही थी। काम करते करते कब शाम हो गया उसे पता ही नहीं चला। शाम के टाइम श्रव्या टाइम से फ्री होकर घर जा रही थी। वो लिफ्ट की ओर जाने लगी, तभी उसे दूसरी लिफ्ट की तरफ आता हुआ सिद्धांत दिखा। श्रव्या उससे बचकर जाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गई और सिद्धांत की नज़र उस पर नहीं पड़ी। श्रव्या जल्दी से लिफ्ट में बैठकर नीचे आ गई और पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी से जल्दी से घर के लिए निकल गई। श्रव्या के जाने के बाद सिद्धांत ने गार्ड्स से श्रव्या के बारे में पूछ तो गार्ड्स ने बताया कि वो तो जा चुकी है। गार्ड्स की बात सुनकर सिद्धांत की मुट्ठियां कस गई और मन ही मन बोला, कल देखता हूँ, तुम तो आखिर तुमने ही तो अपनी हद तोड़ी थी, तुम ही तो धोखा देके गई थी अपने बाप छुड़वाने, अब देखता हूँ कैसे अपने बाप को बचाएगी। दूसरी तरफ श्रव्या घर आकर वैष्णवी जिनके साथ बैठकर खाना खाती है और थोड़ी देर बात करती है, फिर अपने रूम में आ गई ये कहके कि उसे कुछ पढ़ना है। अभी श्रव्या अपने रूम में अपने आंकने के काम को करने के बाद उसकी दोस्त के दिए हुए नोट्स अपने लैपटॉप में पढ़ने लगी। वैष्णवी जी अपने रूम में आ गई थी और उनके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसको हाथ में लेके वो बोली, समझ नहीं आता यार, मैंने उस दिन ठीक किया था गलत, पर मुझे लगा कि मेरे भाई ने तेरे साथ जो किया वो तेरी बेटी के साथ न हो। तेरी बेटी के लिए मैंने एक ऐसे पार्टनर की सोची जो उसे उसको जान से भी ज्यादा प्यार करे, उसको कभी धोखा न दे, कभी उसको रुलाए नहीं, कभी उसका साथ न छोड़े, और उसके साथ तेरी बेटी भी खुश रहे। ऐसा मन में सोचकर मैंने श्रव्या को सिद्धांत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि यहाँ भी हमारी बेटी खुश नहीं रह पाएगी।
पर सिद्धांत भी तो गलत नहीं है, ये लड़की क्यों नहीं समझ रही, वो एक गलत आदमी का साथ दे रही है। बेशक वो उसका बाप है, पर फिर भी मेरे भाई अजित ने गलत तो किया है और उसकी सजा उसे मिलना जरूरी है। पता नहीं क्यों श्रव्या इतनी कमजोर पड़ रही है जो उस गलत इंसान को बचा रही है। वैष्णवी जी बात करते करते उन दिनों मैं खो गई जब सिद्धांत ने अपने दिल की बात श्रव्य को बताने से पहले वैष्णवी को बताई ताकि वो अपनी बेटी के लिए सही फैसला ले सकें। सिद्धांत उस टाइम सारे देश की गवर्नमेंट को चकमा देके अपने मिशन पे काम कर रहा था। वो उस टाइम सोने घर वालों से नहीं मिलता था और इसलिए वो इंडिया आता तो सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी जी के पास उनके हॉस्टल क्वार्टर में रहता, जहां उसे श्रव्या के बारे में पता चला कि वो कौन है। लेकिन इसके साथ ही वो मन ही मन श्रव्य को प्यार करने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि श्रव्य ही वो लड़की है जिसके पास उसे सारे सबूत मिलेंगे, तो उसने एक पल भी नहीं लगाया और वैष्णवी जी से कह के श्रव्या से शादी की इच्छा जताई, साथ ही अपनी सारी शर्तें भी बता दी थीं। श्रव्या को भी उसको मन ही मन प्यार था, इसलिए उसने सिद्धांत से शादी के लिए हाँ कह दिया और उसकी सारी शर्तें मानकर वो 6 महीने के लिए लंदन चली गई। इस बीच श्रव्या अपनी बीटेक के 6 सेम को पास करके 7 सेम के लिए उसे 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए उसे किसी अच्छी कंपनी में काम सीखना था। साथ ही वहां से उसे कंपनी की तरफ से वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ ही उसे वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सिद्धांत ने बोला कि लंदन जाने के बाद ये सारे सर्टिफिकेट उसको मेरी कंपनी देगी, इसलिए वो वापस इंडिया आकर अपनी फाइनल ईयर की स्टडी कंप्लीट कर सकेगी। श्रव्या वैष्णवी जी के आशीर्वाद से किसी को भी बताए बिना एक शॉर्ट तरीके से शादी करके और सिद्धांत के साथ लंदन चली गई। जैसा कि सिद्धांत का प्लान था, 6 महीने बाद जब उसके दुश्मनों को गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट घोषित कर देगी, वो उसी दिन श्रव्य के साथ आकर सारे सबूत देके अपने दुश्मनों को जेल भिजवा सकेगा और अपने 10 साल के बदले को भी पूरा कर सकेगा। इन 6 महीनों में श्रव्य एक बार भी इंडिया नहीं आई, न ही सेफ्टी पर्पज से कभी वैष्णवी जी से बात की। और जैसे ही इंडिया आकर सिद्धांत ने अपने दुश्मनों को दुनिया के आगे बैंकक्रप्ट घोषित होते देखा, वो अपने आप से बोला मेरा वादा पूरा हुआ। श्रव्य और सिद्धांत अभी दुनिया के आगे अपना रिश्ता एक्सपोज करने ही वाले थे। दोनों बहुत खुश थे। सिद्धांत की फैमिली श्रव्य पसंद करने लगी थी, बस उसकी बड़ी माँ थी जो श्रव्य को पसंद नहीं करती थी। पर सिद्धांत की खुशी को देखकर वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी शादी भी मीडिया के आगे फिर से करने को राजी हो जाती है। सब अच्छे से हो गया था, लेकिन उसी टाइम श्रव्य ने सिद्धांत के खिलाफ जाकर सब बिगाड़ दिया और सिद्धांत की बात ना मानकर सबकी नज़रों नई खुद को बुरा साबित कर दिया। जबकि सिद्धांत तो श्रव्य की हरकत से सिद्धांत ने पहले बहुत आराम से समझाया, लेकिन वो अपने फैसले पे अडिग रही और उसने सिद्धांत का साथ न देकर अपने पापा का साथ दिया। सिद्धांत श्रव्य की इस हरकत से इस तरह टूट गया कि उसने एक पल भी नहीं लगाया उसे अपना फैसला सुनाने में। दोनों ही अपनी जिद पे अडिग रहे और दोनों ने एक दूजे से नफरत करना चुना। वैष्णवी जी अपने रूम में बैठी बैठी सब सोच रही थी। बार सोचते सोचते बोली, सोचा न था एक दिन ऐसे मोड़ पे आकर रुकेगी जिंदगी। न श्रव्या को गलत कह सकती ना ही सिद्धांत को, इसलिए उसने चुप्पी साध ली दोनों ओर से। रात के 7 दिन निकला। श्रव्या फिर से ऑफिस जाने को रेडी हुआ। वो ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी उसके पास उसके पापा का फोन आया। श्रव्य ने स्क्रीन पे शो हो रहे अपने पापा के नाम को देखा और कुछ देर सोचने के बाद फोन अटेंड करने के बाद बेमन से हेलो बोली। उधर से घबराई हुई आवाज में उसके पापा अजीत की आवाज आई, बेटा मैं बर्बाद हो गया, मैं एक बार फिर से उस सिद्धांत ओबरॉय के जाल में फंस गया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने मेरा सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। तूने मुझे बचाने के लिए जो मेहनत की वो सब बर्बाद कर दी उसने। अब फिर से मुझे फंस दिया। श्रव्या थोड़ी चिंता के साथ बोली, क्या हुआ पूरा डिटेल में बताओगे?
बेटा, वो मैंने जिन लोगों के साथ मिलकर अपना बिजनेस कर रहा था और जिन लोगों ने मैंने पैसे उधार लिए थे और जिनके प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को मिलने वाले थे, वो सब एक ही रात में मुझसे छीन लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, रातों रात मेरी कंपनी का डाटा उसके पास पता नहीं कैसे उसके पास चल गया। अब मेरे पार्टनर मेरे ऊपर केस कर रहे हैं और साथ ही उस सिद्धांत का साथ देके उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रव्या परेशान होकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। और ऐसा कह के उसने फोन काट दिया। कर अगला फोन उसने सीधा विशाल को लगाया, जिसको श्रव्या अच्छे से जानती थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बिना परमिशन के पापा की कंपनी का डाटा स्कैन करके उनके सारे प्रोजेक्ट चुराकर उनको फिर से बर्बाद करने ले तुले हो? श्रव्या की बात पे विशाल बोला, वो भाभी, वो ये सब सिद्धांत सर के कहने पे हुआ और राज सर के कहने पे ही मैंने सब काम किया। श्रव्या ने बिना विशाल की बात सुने अपना फोन उठाया, कर बैग उठाया और अपनी स्कूटी लेके ऑफिस के लिए निकल गई। श्रव्या आज बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से से दंदनाते हुए सिद्धांत की केबिन में गई और गुस्से से आंखें लाल करके उसकी टेबल पे सारी फाइल दूर फेंकते हुए बोली, इस कहानी को अब मैं राजीव फिर से शुरू कर रही हूँ। मेरे अभी तक सभी कहानियों पे व्यू बस ना के बराबर आते हैं। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को आप लोगों का प्यार मिले। इस कहानी के पार्ट फिर से आप सबके सामने लाने का मोटिव है आप लोग कहानी से जुड़ सके, इसलिए आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में आएगा।